Hello everyone, welcome again to AV Educations. So far we have covered the meaning, objectives, nature and features of management. अब हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं. तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. हम लोगों ने ये तो देख लिया कि मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे होता है, मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सब कुछ देख लिया. लेकिन अब ये है कि मैनेजमेंट जो है वो कोई एक इंसान तो नहीं करता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं. तो मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? तो मैनेजमेंट के जो लेवल हैं वो 3 लेवल हैं. ये क्लियर चार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है. 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के. टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर या फिर ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है. 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के. इसमें टॉप में आपका कौन कौन सा आता है? सबसे ज़्यादा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे टॉप पे होते हैं, जैसे CEOs हैं, जनरल मैनेजर है, CFOs हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, जो एकदम हायर अथॉरिटी वाले लोग होते हैं वो किस पे होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं. फिर आते हैं उनसे नीचे मिडिल लेवल वाले. मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन होता है? जैसे जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं. डिपार्टमेंटल हेड्स यानी कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कई डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है. जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स के अपने अपने हेड होते हैं, ठीक है. तो वही हेड जो होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं. और लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है? देखिएगा यहाँ पे, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट में ये मिस्टेक मत करिएगा कि एम्प्लॉयज़ आते हैं. बिल्कुल नहीं. एम्प्लॉयज़ जो होते हैं या कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स, ये मैनेजमेंट में नहीं आते हैं, ठीक है. ये मैनेजमेंट में नहीं आते हैं. इन्हीं को मैनेज करने के लिए ये आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बना है. तो लोअर लेवल पे कौन आता है फिर अगर वर्कर्स नहीं आते हैं? तो लोअर लेवल पे वो लोग आते हैं जो वर्कर्स से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं. डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं मतलब वो उनसे जुड़े हुए होते हैं, डायरेक्टली उनका कम्युनिकेशन डायरेक्टली होता है और यही लोग इनको मैनेज करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे कौन कौन लोग आते हैं? जैसे सुपरवाइजर्स हो गए. सुपरवाइजर क्या होता है? वो अपने क्या कहते हैं, वर्कर्स से डायरेक्टली लिंक होता है, डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, उसको सुपरवाइज करता है, वो बताता है कि तुमको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है. तो लोअर लेवल पे सुपरवाइजर्स आते हैं, सुपरिटेंडेंट आते हैं, क्लर्क आते हैं, ठीक. तो ये लोग आते हैं आपके लोअर लेवल पे. अब देखिए यहाँ पे एक हमने एरो बना हुआ है अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी का. तो अथॉरिटी का मतलब है कि पावर, ठीक है. पावर किसके पास सबसे ज़्यादा होगी? जो सबसे ऊपर होगा, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसके पास होगी? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास. उसके बाद किसके पास होती है? मिडिल लेवल के पास. मिडिल के बाद लोअर लेवल के पास. तो इसीलिए ये एरो आपका डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, कि अथॉरिटी जो है वो ऊपर से क्या कहते हैं, ऊपर सबसे ज़्यादा होती है और नीचे सबसे कम होती है. यानी टॉप लेवल वाले जो भी डिसीजन लेंगे या फिर जो भी कुछ कहेंगे मिडिल वाले से उनको मानना पड़ेगा, और मिडिल वाले जो लोअर वाले से कहेंगे वो उनको मानना पड़ेगा. तो अथॉरिटी क्या है? डाउनवर्ड फ्लो होती है, ठीक. इसको याद रखिएगा. अथॉरिटी का फ्लो कैसा होता है? डाउनवर्ड फ्लो होता है, ठीक, डाउनवर्ड फ्लो. और अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही, ठीक है. रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही किधर की तरफ जाती है? तो जवाबदेही किसकी होती है? अगर आपसे कोई काम कहा गया है, किसी टीचर ने आपको कोई काम दिया है, तो आप किसको जवाब देंगे? अपने टीचर को देंगे, ठीक है. तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो लोअर लेवल वाले होते हैं वो किसके लिए अकाउंटेबल होते हैं? वो मिडिल वालों के लिए होते हैं. और मिडिल वाले किसके लिए होते हैं? टॉप वालों के लिए होते हैं. तो अकाउंटेबिलिटी का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है? अकाउंटेबिलिटी का होता है अपवर्ड फ्लो, ठीक. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा. अथॉरिटी का फ्लो डाउनवर्ड और अकाउंटेबिलिटी का फ्लो अपवर्ड, ठीक है. रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अब जैसे इसके लिए हम एग्जांपल एक देख लेते हैं कि जैसे हमारे घर में मम्मी हैं, पापा है, ठीक है, और आप हो.
ये सपोज कर रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। और क्या होता है कि जब कोई डिसीजन लेना होता है तो कौन लेता है, जनरली हम बात कर रहे हैं किसी के यहाँ, मतलब वैसे तो सब लोग मिल जुल के लेते हैं, लेकिन जो जनरली होता है वो क्या होता है कि हमारे घर में पापा हेड होते हैं, ठीक। तो पापा हो गए हमारे क्या, पापा हो गए टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। पापा क्या हो गए, टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गए, ठीक। अब पापा कोई डिसीजन ले रहे हैं तो डायरेक्टली हमको नहीं, पहले क्या करते हैं मम्मी को बताएंगे, ठीक। तो मम्मी कौन हो गई, मम्मी हो गई हमारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और हम क्या हो गए, हम क्या हो गए लोअर लेवल मैनेजमेंट, कि पापा मम्मी को बताते हैं, मम्मी फिर हमको बताती हैं। ऐसे ही जब हमें कोई चीज़ चाहिए होता है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पापा से हमें डर लगता है या फिर थोड़ा सा वो है कि हम डायरेक्टली पापा से नहीं कहते, तो आपको क्या चाहिए होता है, अगर कुछ भी चाहिए होता है तो हम क्या कहते हैं, मम्मी पापा से ये बोल दो ना, मम्मी पापा से कह दो ना कि हमको दिला दो। तो वो क्या होता है कि मम्मी यहाँ पे क्या कर रही है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का रोल निभा रही है, ठीक है। तो हम मम्मी से कह रहे हैं और मम्मी पापा से कह रही हैं, फिर पापा कुछ मम्मी से कह रहे हैं, मम्मी हमसे कह रही हैं। तो ऐसे क्या होता है कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हम अपने घर पे भी देख सकते हैं, 3 लेवल होता है, वैसे बिजनेस में भी 3 लेवल के होते हैं मैनेजमेंट, टॉप मिडिल एंड लोअर। अब जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है उसको हम ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं, या फिर इसको हम सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं, सुपरवाइजरी लेवल। अब इससे आप याद रखिएगा लोअर लेवल पे कौन होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, इसलिए उसको हम सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं, लेकिन अब इनके काम क्या होते हैं, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है भाई, जब सबसे ऊपर है उसका सबसे बड़ा काम क्या होगा, डिसीजन लेना, ठीक है। सबसे बड़ा क्या काम होगा, डिसीजन मेकिंग का होगा, कि वही डिसीजन सारे लेता है, ठीक। डिसीजन मेकिंग होगा टॉप लेवल का। तो ये क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से गोल्स हैं, क्या हमें अचीव करना है, कितने टाइम में अचीव करना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। प्लान्स एंड पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज, ये सब कौन बनाता है, ये भी हमारा टॉप लेवल बनाता है, ठीक। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ यानी कि कौन सा काम कब होना है, कौन सा काम कौन करेगा, और जो डिपार्टमेंट्स बनते हैं कि सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज़ एक डिपार्टमेंट के पास होती हैं, फिर अदर टाइप की दूसरे के पास, तो ये क्या करते हैं, सारे एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, सारे रिसोर्सेज को असेंबल करते हैं, कि जो जो रिसोर्सेज हमें चाहिए प्रोडक्शन के लिए वो सब असेंबल करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। और वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन का भला किस चीज़ में है, उसका वेलफेयर कैसे करना है, उसको ग्रोथ कैसे करनी है, उसको सर्वाइव कैसे कराना है मार्केट में, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। लाइसन विद आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब होता है कि बाहरी दुनिया से कौन कनेक्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई डील करनी है, ठीक है, हम लोगों ने बहुत जगह देखा भी होगा, मूवीज़ में ही हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई डील करनी होती है, कोई बाहर फॉरेन डील है मान लीजिए, ठीक है, तो बाहर से जो आते हैं वो किससे डील करते हैं, वो एम्प्लॉय से तो नहीं डील करते ना, वो डिपार्टमेंटल हेड से तो नहीं डील करते, वो सीधे किससे डील करते हैं, मैनेजर से करते हैं, चेयरमैन से करते हैं, ठीक है, CEO से करते हैं। तो ये जो लाइसन विद आउटसाइड वर्ल्ड है, यानी बाहरी दुनिया से कौन कनेक्ट करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, ठीक है। कि मीडिया हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए, और ये क्या कहते हैं गवर्नमेंट हो गई, इन सब से डील टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। और परफॉर्मेंस अप्रेजल भी करता है कि वे कौन कितना अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, उसको किस तरीके से अप्रेज करना है, उसका प्रमोशन करना है, डिमोशन करना है, सैलरी इंक्रीमेंट करनी है, ये सारे डिसीजन कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। अब इसमें कौन कौन आते हैं, देखिए CEO आता है, CFO, जनरल मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज टू लोअर लेवल, यानी कि जो पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने मिडिल वालों को बताई वो क्या करेंगे, लोअर लेवल वालों को वही चीज़ें पॉलिसीज बताएंगे, या फिर जो भी टॉप लेवल ने मिडिल लेवल को बोला, ठीक है, कि ये काम कराना है
तो वो काम मिडल वाले किससे बताएंगे, लोअर वालों से बताएंगे। यानी कम्युनिकेशन का बीच में कौन है, मिडिल है। टॉप वालों का कोई भी डिसीजन उसको कम्युनिकेट कौन करता है लोअर पे, वो करता है मिडिल लेवल, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज, जो भी डिपार्टमेंट्स में एक्टिविटीज होनी है, ठीक है, उनको वो कौन ऑर्गेनाइज करता है, मिडिल लेवल करता है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंटल यानी जैसे परचेज डिपार्टमेंट हो गया, उसमें किसी को रिक्रूट करना है, किसी को क्या करते हैं, ज्वाइन कराना है, एम्प्लॉय रखना है, तो उसका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन मिडिल लेवल करेगा, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज का, ठीक है। और मोटिवेटिंग पीपल टू परफॉर्म बेस्ट, मिडिल लेवल वालों का काम ये भी होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना है कि आप अपना बेस्ट दीजिए, आप अपना 100% दीजिए, वो उनको मोटिवेट करते हैं, ठीक। कॉपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, दूसरे जो डिपार्टमेंट्स है उनसे कॉपरेट करना, ये भी मिडिल लेवल का काम होता है। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल, टॉप लेवल ने जो भी प्लान्स बनाए हैं, जो भी पॉलिसीज बनाई हैं, उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है, मिडिल लेवल करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा कि टॉप लेवल क्या करता है, वो पॉलिसीज बनाता है, प्लान्स बनाता है, लेकिन उनको एग्जीक्यूट कौन करता है, वो मिडिल लेवल करता है। इसमें कौन कौन आ जाता है आपका, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, ये सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स मैनेजर होगा, परचेज डिपार्टमेंट का परचेज मैनेजर होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मार्केटिंग मैनेजर होगा, डिविजन्स के डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंट हेड्स, ये सब आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। अब देखते हैं कि लोअर लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट जो आपके वर्कर्स से डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, उनसे जुड़ के काम करते हैं, उनके साथ साथ उनसे काम करवाते हैं, ठीक है। तो इनका क्या काम होता है, रिप्रेजेंटिंग ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स, यानी अगर वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई भी दिक्कत हो रही है, कुछ भी उनका इशू आ रहा है, काम करने में आ रहा है, कुछ पर्सनल है, कुछ भी हो सकता है, जो भी प्रॉब्लम है वर्कर्स की, उनको लोअर लेवल मैनेजमेंट ही रिप्रेजेंट करता है, वही ऊपर तक उनके प्रॉब्लम्स को पहुंचाते हैं, ठीक है। गुड वर्किंग कंडीशंस, अब ये क्या कहते हैं, वर्कर्स को गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना है, हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है काम करने के लिए, सेफ्टी का ध्यान रखना है वर्कर्स की, उनका ऐसा एनवायरनमेंट हो उनकी कोई रिस्क ना हो, और कंट्रोल भी करते हैं और इंस्ट्रक्ट भी करते हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, कि एम्प्लॉयज़ को यही बताते हैं कि आपको कौन सा काम करना है, या इस काम को ऐसे करना है, या फिर क्या चीज़ नहीं करनी है, हर तरीके से जो ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। हेल्पिंग मिडिल लेवल इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, अभी हम लोगों ने मिडिल में क्या पढ़ा कि वो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करता है डिपार्टमेंटल हेड्स की, ठीक है। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट उनको बताता है कि उनको किस तरीके का एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है, उसके एलिजिबिलिटी या फिर क्या काम करने के लिए कैसा इंसान चाहिए, ये सब लोअर लेवल बताता है और उनके रिक्रूटमेंट में हेल्प करता है। मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, अब यही काम करा रहे हैं तो इन्हें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड पहले से है, जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि इस क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, उसको यही देखते हैं, यही मेंटेन करते हैं लोअर लेवल वाले, ठीक। और फिर वर्कर्स के मोरल को बूस्ट करना, यानी उनको मोटिवेट करना, उनको और ज़्यादा एंथुसियास्टिक बनाना कि आप उस काम को और अच्छे से करें। इसमें कौन कौन आता है, सुपरवाइज़र, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सुपरिटेंडेंट, ये सारे आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। तो अभी तक हमने क्या कहा, पढ़ा कि जो कितने लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, 3 लेवल होते हैं, ठीक है। उसमें आपका टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और लोअर लेवल है, और इन सब के काम हमने देख लिया और कौन कौन इसमें आता है ये भी हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग और बढ़ते हैं आगे और आते हैं एक अपने बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग डेफिनेशन में जो मीनिंग पढ़े थे मैनेजमेंट का, उसमें पढ़ते आ रहे हैं कि मैनेजमेंट इज अ क्या है, इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, ठीक, यही पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंशियल स्टेप्स,
सीक्वेंशियल स्टेप्स का मतलब क्या होता है? ऐसे स्टेप्स जो एक सीक्वेंस में परफॉर्म किए जाए, एक ऑर्डर में परफॉर्म किए जाएं, कि ये काम पहले होना है, उसके बाद फिर ये होना है, उसके बाद फिर ये होना है, ठीक है, ये एक प्रोसेस होती है। तो मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है। तो अगर ये प्रोसेस है तो इसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला है आपका प्लानिंग, ठीक, प्लानिंग करना। अगर कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर रहे हो, कोई बिजनेस करना है, तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्लान करेंगे कि हमें किस प्रोडक्ट को बनाना है या फिर खरीदना है, ठीक है, कहाँ पे बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, कैसे काम करना है, कितने लोग चाहिए होंगे हमें, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्लान करके चलना। प्लानिंग में देखिए क्या लिखा है? डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से हम डिसाइड करके रख लें कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज गोइंग टू डू इट, ठीक, कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन उस काम को करेगा। ये सारी चीज़ें हम जब पहले से डिसाइड करके रखते हैं, वही तो प्लानिंग होती है। अब जैसे हम लोग हैं, अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ लिया, हमने सारा रिवीजन भी कर लिया और हम सो गए। तो सोने से पहले हम सोचते नहीं हैं कि यार हमें कल स्कूल जाना है, ये एक सब्जेक्ट है, ये हमको कल पढ़ाया जाएगा, हमको ये पढ़ना है, उसके बाद फिर हमें ये होमवर्क करना है, फिर हमें ये खेलना है। तो ये सब हम क्या करते हैं? ये सब हमारी प्लानिंग होती है कि हमें आगे क्या करना है। तो सेम चीज़ एप्लीकेबल टू बिजनेस भी है, यही सारी चीज़ें प्लान करता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, ये सब चीज़ें पहले से प्लान करके ही रखता है। तो ये क्या है? ये फर्स्ट फंक्शन होता है, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे पहला काम क्या होता है? प्लानिंग। अगर प्लानिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई ना, तो उसके आगे के सारे काम कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये सारे फंक्शंस वैसे हम लोग आगे पूरा चैप्टर्स हैं, इनके बेसिस पे प्लानिंग एक चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, स्टाफिंग भी है। तो ये सब हम लोग बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना जानना है कि प्लानिंग में क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है फंक्शंस में, ठीक है। अब प्लानिंग के बाद क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज, ठीक। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग में क्या है कि ड्यूटीज असाइन करनी है कि कौन से डिपार्टमेंट कौन सा काम करेगा, ठीक है। डिपार्टमेंट्स हम यहाँ बनाते हैं कि एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा, एक परचेज डिपार्टमेंट होगा, एक रिटेल डिपार्टमेंट होगा, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, और इनका काम ये रहेगा ऑन पेपर। ये सब कुछ हम क्या करते हैं? ड्यूटी असाइन कर देते हैं कि कौन इंसान कौन सा काम करेगा। ग्रुपिंग टास्क यानी जो सिमिलर नेचर के टास्क होते हैं, कि जैसे सारे जो परचेज वाले काम है वो परचेज डिपार्टमेंट को दे दिया, सेल्स वाले काम है सेल्स डिपार्टमेंट को दे दिया। तो ये क्या कर रहे हैं? हम लोग टास्क को ग्रुप कर रहे हैं, जो सिमिलर नेचर के टास्क हैं, सिमिलर नेचर के काम है, उन सबको क्या कर रहे हैं? ग्रुप कर रहे हैं। इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी इस्टेब्लिश करना। जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, उसमें अथॉरिटी कैसे जा रही थी? टॉप से मिडिल, मिडिल से फिर लोअर, है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग में यही चीज़ डिसाइड होती है कि किसकी कितनी अथॉरिटी होगी, कितने लेवल्स ऑफ अथॉरिटी होंगी, क्या हायरार्की होगी। मतलब अगर कोई काम हो रहा है तो कौन किसको जवाब देगा, कैसे उस काम की जैसे परमिशन है तो कहाँ से आएगी, ये सब किसके पास कितनी पावर होगी, और कौन किस काम के लिए अकाउंटेबल होगा, कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये चीज़ हम ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हैं। और रिसोर्सेज को भी एलोकेट करते हैं कि कौन से काम में कितने रिसोर्सेज लगेंगे, ठीक है। तो ये प्लानिंग के बाद क्या किया हमने? ऑर्गेनाइजिंग की। अब ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग कर रहे हैं। अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे हमने सिर्फ काम को असाइन किया है, ड्यूटीज असाइन की हैं, टास्क को ग्रुप किया है, अथॉरिटी एस्टैब्लिश की है, डिसाइड की है, रिसोर्सेज एलोकेट किए। यहाँ पे पीपल इन्वॉल्व अभी तक नहीं हुआ, अभी तक ह्यूमन बीइंग नहीं आया, ठीक है। अब आएगा ह्यूमन बीइंग स्टाफिंग में। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं? फाइंडिंग द राइट पीपल
फॉर द राइट जॉब, ठीक है, यानी कि किस काम को करने के लिए हमें कैसा इंसान चाहिए, ये चीज़ हम ढूंढते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमें सेल्स डिपार्टमेंट के लिए चाहिए एम्प्लॉयज़, तो हम प्रोडक्शन वाले को तो नहीं अपॉइंट करेंगे, सेल्स में सेल्स वालों को अपॉइंट करेंगे, ठीक, प्रोडक्शन में प्रोडक्शन वालों को करेंगे, फाइनेंस में हम फाइनेंस वालों को अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे यही काम हो रहा है, स्टाफ यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, और राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, यानी जो इंसान जिस काम के लिए क्वालिफाइड है उसको वही काम दिया जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टाफिंग। अब स्टाफिंग हो गया, हमने अपॉइंट कर लिया, सब इंसान भी आ गए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ आ गए। अब क्या करना है, डायरेक्टिंग करना है। अब जो लोगों को हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व किया है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ बनाया है, उनको डायरेक्शन देना है। डायरेक्शन में क्या क्या आता है, लीडिंग, मोटिवेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉयज़, ठीक है, उनको बताना है कि आपको ये काम करना है, ठीक है, इस काम को ऐसे करना है, इसमें इतने रिसोर्सेज लेने हैं, आपको इस टाइम पे आपको काम करके देना है, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट करना है, एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देनी है, उनको लीड करना है, लीडरशिप, मोटिवेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी डायरेक्टिंग में आ जाती हैं। लास्ट में आता है आपका कंट्रोलिंग, ठीक, कंट्रोलिंग का मतलब है जब हमने प्लानिंग की थी, सबसे पहला स्टेप, जब हमने यहाँ पे प्लानिंग की थी तो हमने कुछ डिसाइड किया होगा, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए होंगे, ठीक है, कि हमें कौन सा काम किस हिसाब से चाहिए, ये हमने डिसाइड किया होगा। तो कंट्रोलिंग में हम उसी काम को चेक करते हैं कि जो हमने डिसाइड किया था, जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए थे, प्री एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, इसीलिए कहते हैं उनको प्री एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो प्लानिंग के टाइम पे बनाए जाते हैं, ठीक है, इन प्लानिंग में बनाए जाते हैं ये सब स्टैंडर्ड्स या आउटपुट, हमें कितना काम चाहिए, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है, मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कंट्रोलिंग में हम ये करते हैं कि जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो परफॉर्मेंस हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की, कैसी चल रही है परफॉर्मेंस, कैसे हो रहा है काम, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, हाँ, और जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे प्लानिंग के टाइम पे वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे चेक करते हैं, कंट्रोलिंग में चेक करते हैं। तो अगर हो रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खत्म। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम कंट्रोलिंग से वापस जाते हैं, कहाँ पे, कंट्रोलिंग से जाते हैं प्लानिंग पे, फिर से अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर प्लानिंग में पहुंचेंगे कि क्यों नहीं हो रहे हैं, हमें देखना है कि क्या कमी रह रही है, ठीक है, करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो ये जो आपकी ये जो प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर आपकी स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, ठीक, डायरेक्टिंग के बाद से फिर कंट्रोलिंग, ये एक इसी स्टेप में चलती रहती है, ऐसे ही ऐसे चलती रहती है, ठीक है, और फिर ये कंट्रोलिंग के बाद से फिर हम प्लानिंग पे आ जाते हैं। तो ये पूरा मैनेजमेंट क्या है, ये ऐसे गोल 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 घूमता रहता है, ठीक है, तो ये कभी ख़त्म नहीं होता है। ये तो हमने फीचर में ही पढ़ा था कि क्या है, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कभी नहीं रुकेगा। तो उसी के फंक्शंस ऐसे हैं कि कभी नहीं रुकेंगे, प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर स्टाफिंग होगी, डायरेक्टिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी, एंड देन फिर अगेन प्लानिंग पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। हम लोग चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं पता है आप लोगों को, समन्वयन, ये कहते हैं, ठीक है, समन्वयन, समन्वय ये भी कहते हैं, ठीक है, समन्वय, ओह शिट सॉरी, ठीक। तो ये कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, ये तो हिंदी है, आप यही कह रहे हैं ना कि मैम आपने हिंदी तो बता दिया, मतलब तो बताइए, ठीक है। तो मतलब होता है कि आपको सारी चीज़ों को, जितने भी आपके काम हैं, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं,
उन सब को एक साथ लेके एक डायरेक्शन में चलना अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, यही होता है आपका कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कि लोगों में मतभेद ना हो, ठीक है, लोगों में इश्यूज ना आए, आपस में कोई डिस्प्यूट ना हो, तो सब क्या करते हैं, एक साथ उनको पहले से बता दिया कि भाई आपके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो पूरे होंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले जो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है आप उस काम को एक साथ मिल के जोड़ के वो उस काम को पूरा करो, तो आपका पर्सनल भी अचीव होगा, ऑर्गेनाइजेशनल भी अचीव होगा। तो यही होता है आपका कोऑर्डिनेशन। देखिए, ये जॉर्ज टेरी, ये एक मैनेजरियल एक्सपर्ट थे, इन्होंने ये कहा था कि कोऑर्डिनेशन डील्स विद द टास्क ऑफ बाइंडिंग एफर्ट्स, याद रखिएगा, बाइंडिंग एफर्ट्स का मतलब है कि एक साथ जोड़ के रखना, ठीक है, बाउंड करके रखना एक दूसरे को, इन ऑर्डर टू इंश्योर सक्सेसफुल अटेनमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कि मतलब कोऑर्डिनेशन किस चीज़ से डील करता है, कोऑर्डिनेशन एक बाइंडिंग एफर्ट्स की तरह काम करता है, ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, वो सक्सेसफुली अचीव किया जा सके। इट इज़ एन अकम्प्लिशमेंट बाय मीन्स ऑफ, ये किसके द्वारा पूरा किया जा सकता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये आपके जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, ये जो फंक्शंस हैं, इन्हीं के द्वारा आप क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन को साथ में लेके चलते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करते हैं। कोऑर्डिनेशन एक बेसिक या फिर कह सकते प्राइमरी फंक्शन होता है हर एक मैनेजर का। अब ये नहीं है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो केवल टॉप लेवल वाले करेंगे, कि हाँ अगर वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं कि क्या, तो वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, वही कोऑर्डिनेट करें, हमको क्या करना, तो ये नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन हर एक मैनेजर करता है, टॉप वाले मिडिल लेवल के साथ करते हैं, मिडिल वाले लोअर लेवल के साथ करते हैं, लोअर वाले अपने वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। अगर ये लोग कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन तो ठप हो जाएगा ना, बिजनेस भी ठप हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होता है कि किसी एक की जिम्मेदारी होती है, ये हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब ये देखिए, ये एक स्टेटमेंट है, कोऑर्डिनेशन इज नोन एज इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसेंस का मतलब है कि इसेंशियल पार्ट, बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, इसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है, इसेंशियल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका मैनेजमेंट भी नहीं काम कर सकता। ठीक है, और इसेंस का एक मतलब और होता है, इसेंस का मतलब होता है समरी, सार, ठीक है, हिंदी में कह सकते हैं सार, समरी। तो वो भी यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि देखिए जब आप कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, कोऑर्डिनेट करके चलेंगे तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा वो सही से होगा। तो एक तरीके से ये मैनेजमेंट का एक सार बताता है आपको कि आपका मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, वो कोऑर्डिनेशन ही आपको बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही सेंस में इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट इज़ अ समरी ऑफ मैनेजमेंट और इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। आप दोनों चीज़ कह सकते हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों है, ठीक है, इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भाई इतना इम्पोर्टेंट है। तो उसके रीज़न देखिए क्या क्या है। इट इज़ नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी जब आप परफॉर्म करेंगे सारे फंक्शंस कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जब आप ये फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे तभी आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है आपको कोऑर्डिनेशन बना के चलना। ठीक है, अगर आपने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज भी कर लिया, ठीक है, अब आपको स्टाफिंग करनी है, और जो जिनको स्टाफिंग करनी है कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिपार्टमेंटल्स की रिक्रूटमेंट करता है। अगर वो अपने काम को पूरी तरीके से नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं करेंगे, तो जो उनका आगे का डायरेक्टिंग वाला काम है वो सफ़र करेगा। ठीक है, तो आप जितने भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं मैनेजमेंट के, उसको परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये चीज़ हमने अभी बताई कि ये कोई सिंगल पर्सन का काम नहीं है
केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम नहीं है, ये हर एक लेवल पे ज़रूरी होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ ही क्यों ना हो, वर्कर्स ही क्यों ना हो, उनमें आपस में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हो सकता है कि ये तो होता ही है कि सबका अपना अपना अलग ऑब्जेक्टिव होता है, तो अगर उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लैश कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की वजह से, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनके आपस में मतभेद हो गए, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, तो वो उनका क्या होगा, उनके लड़ाई झगड़े की वजह से उनका काम सफ़र करेगा। ठीक है, तो इसलिए उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। फिर क्या है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ही होता है। अगर आप कोऑर्डिनेट करके चल रहे हो तो आपका जो मैनेजमेंट होगा वो बेटर होगा, मैनेजमेंट बेटर होगा तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो आगे ग्रो करता जाएगा। ठीक, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, तो सबसे पहले क्या है, इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट्स मतलब कि जैसे जो लोग हैं, कई तरीके के लोग होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उन सबका सोचना भी अलग होता है, सबका काम करने का तरीका भी अलग होता है, लेकिन उन सबको एक साथ जोड़ के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए डायरेक्ट करना, वही काम कौन करता है, कोऑर्डिनेट करता है। इसीलिए कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, वो ग्रुप एफर्ट्स को, सबके इंडिविजुअल एफर्ट्स को ग्रुप एफर्ट्स में कन्वर्ट करता है, उनको इंटीग्रेट करता है, एक साथ लेके चलता है। ठीक, इंश्योर्स द यूनिटी ऑफ एक्शंस। यूनिटी ऑफ एक्शंस का मतलब है कि उनमें कोई इशू ना हो, कोई डिस्प्यूट्स ना हो, कोई मतभेद ना हो। ठीक है, ये होता है आपका यूनिटी ऑफ एक्शंस। यूनिटी ऑफ एक्शंस का यहाँ पे ये मतलब हो कि उनमें कोई भी आपस में इशू नहीं आ रहे हैं और वो सब एक साथ मिल के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। फिर क्या है, कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कभी भी नहीं रुकेगा। ऐसा नहीं है कि आपने क्या सोचा कि अरे आज क्या करते हैं, आज मन नहीं है, आज प्रोडक्शन नहीं करते हैं। अगर आप फिर ऐसे करने लगे तब तो नहीं हो पाएगा। आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तो भैया जो आगे सेल्स डिपार्टमेंट है जिसको बेचना है वो अपना काम कैसे कर पाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन वन टाइम या फिर बीच में गैप कर करके करने वाला काम नहीं है। ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलता रहेगा। इट इज़ ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब हमने पहले भी बताया था कि ये टर्म आपको बार बार देखने को मिलेगा। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, अब जैसे आप को मान लीजिए कि क्लास में ग्रुप प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, आपको से 3-4 लोगों का ग्रुप है, आप लोगों को प्रोजेक्ट दे दिया गया। अब उसमें अगर क्या कहा कि 2 लोग कह रहे हैं कि नहीं हम क्लास के टाइम जो खाली पीरियड है उसमें चलो काम कर लेते हैं, अपना प्रोजेक्ट कर लेते हैं, खाली है वे कर लेते हैं, लेकिन दूसरा क्या कह रहा है, नहीं ये तो क्लास का टाइम है, हम इस टाइम पे प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, हम तो बाद में करेंगे, घर पे आना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपस में उनका कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन पा रहा है। तो ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है इसकी वजह से कौन सफ़र कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन क्या है, यूनिवर्सल। आप चाहे अपने प्रोजेक्ट की बात ले लो, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात ले लो, चाहे स्कूल की बात ले लो, चाहे कहीं की भी बात ले लो, कोऑर्डिनेशन हर जगह इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इट इज़ डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट फंक्शन मतलब यही है कि ऐसा नहीं होता है कि आप आलसी हो जाओ, ठीक है, कि आज मन नहीं, आज नहीं करते हैं, नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। डेलिबरेट फंक्शन मतलब हैव टू कोऑर्डिनेट, हैव टू कोऑर्डिनेट। ठीक है, हैव टू और विद क्या है, कॉन्शियस, प्रॉपर कॉन्शियस, यानी अपने होशो हवास में अपने बुद्धि का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ये डेलिबरेट फंक्शन होता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। सारे मैनेजर्स को कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, सबकी होती है, सबको अपने अपने लेवल पे कोऑर्डिनेट करके चलना होता है। ओके,
अब लास्ट टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंस या फिर नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी ज़रूरत क्या है, या फिर कह सकते हैं कि कब होती है कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। सबसे पहला क्या है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना बड़ा है, स्मॉल स्केल है या फिर मीडियम स्केल है, ठीक है, या फिर लार्ज स्केल है, ठीक है, किस स्केल का, किस साइज का आपका ऑर्गेनाइजेशन है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए अगर स्मॉल स्केल है मतलब बहुत कम लोग हैं, कम लोग हैं तो मतलब कोऑर्डिनेशन क्या होगा, कम होगा, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, सब अपना अपना काम सही से कर लेते हैं। और जब थोड़ा सा और बढ़ेंगे, जितना बढ़ते जाएंगे, जितना ज़्यादा साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाते जाएंगे, उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जितना आप साइज बड़ा होगा उतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे, उतने ज़्यादा लोग आपसे जुड़े होंगे, ठीक है। तो जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि साइज जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि उतने सारे लोगों को आपको हैंडल करना पड़ेगा, तो सब में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। और फिर क्या हो गया, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, ये भी आपका फर्स्ट वाले पॉइंट से ही रिलेट करता है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब कि जब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है तो उसका क्या होता है, कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं, ठीक है, फंक्शन के बेसिस पे। फंक्शनल डिफरेंशिएशन फंक्शन के बेसिस पे, जैसे कि आपका सेल्स है, ठीक है, परचेज है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग है, ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट मान लीजिए बना दिए गए। तो जब डिपार्टमेंट्स अलग अलग होंगे तो इन सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होगा, इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी होगा, सेल्स का परचेज से, परचेज का मार्केटिंग से, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी होगा, ठीक है। प्लस ये आपका जो आता है ये किस में आता है, मिडिल लेवल पे आता है, तो इनका टॉप लेवल के साथ भी कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका फंक्शनल डिफरेंशिएशन। जितने ज़्यादा आपके डिपार्टमेंट्स होंगे उतने ज़्यादा कोऑर्डिनेशन भी चाहिए होगा। फिर स्पेशलाइजेशन, अब स्पेशलाइजेशन भी इसी से रिलेट करता है। स्पेशलाइजेशन का मतलब है आप किसी काम को करने के लिए एक्सपर्ट बुला रहे हो, ठीक है। आप जैसे सेल्स डिपार्टमेंट में आप किसको रखोगे, जो सेल्स में अच्छा होगा, सेल्स में स्पेशलाइज्ड होगा। परचेज में किसको रखोगे, जो परचेज में स्पेशलाइज्ड होगा। मार्केटिंग में मार्केटिंग वाला रखेंगे, फाइनेंस में फाइनेंस वाला रखेंगे। अब जब हम सब में स्पेशलाइज्ड इंसान रख रहे हैं, स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉय रख रहे हैं, तो उनके अंदर क्या होगा कि हमें तो सब कुछ आता है, तुमको कुछ नहीं आता। ये चीज़ होती है, बहुत सारे लोगों के अंदर होती है कि भाई हम तो सर्वज्ञानी, हमें सब कुछ पता है, हमें मत बताओ, ठीक है, हमें मत सिखाओ, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे भी यही हो जाएगा। तो अगर स्पेशलाइजेशन, आप जितना ज़्यादा स्पेशलाइजेशन करोगे, जितने अच्छे हाई क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ रखोगे, उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन भी चाहिए होगा, क्योंकि उनके अंदर भी यही फीलिंग होती है कि भाई तुम मुझे मत बताओ, ठीक है, हमें सब कुछ पता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत कोऑर्डिनेशन की कहाँ होती है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जब बहुत ज़्यादा हो, फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो और स्पेशलाइजेशन हो। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक। अब हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। हाँ, कि मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।